अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करने जा रहे थे स्टोरेज स्ट्रक्चर को, और उसमें ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक हायरार्की होती है कि जितनी भी फास्ट और एक्सपेंसिव और कम साइज वाले या जो ज़्यादा वोलेटाइल जो हमारा इक्विपमेंट होता है या मतलब स्टोरेज कंपोनेंट्स हैं, वो उनका साइज कम होता है और वो हमारे यहाँ वो मोस्टली कंप्यूटर के यानी सीपीयू की साइड पे होती हैं। तो लेट सपोज हमारे यहाँ यानी पहला जो कंपोनेंट आता है जो हाई प्रोसेसिंग साइड पे होता है, उसे रजिस्टर कहते हैं। अब रजिस्टर जो है ये इसकी एक बिट को स्टोर करने के लिए इसकी जो कैपेसिटी होती है यानी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होती है कि ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनता है और यानी टेक्नोलॉजी के हवाले से या मटेरियल की टेक्नोलॉजी के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि ये एक बिट को स्टोर करने में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं, यानी एक बिट को स्टोर करने के लिए ये तकरीबन 26 ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसी वजह से हम मतलब इसका जो साइज है वो कम रखते हैं, या जो आर्किटेक्ट्स हैं या डिजाइनर्स हैं वो इनका साइज कम रखते हैं। अगर इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका यानी प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसी तरह हमारा जो दूसरा कंपोनेंट होता है कैशेज या मेमोरीज, उनका इसके मुकाबले में उनके साइजेस बड़े होते हैं, और उस साइज की वजह से, साइज के बड़े होने की वजह से अगर वो रजिस्टर वाला मटेरियल यूज करें या रजिस्टर वाला टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए उनका जो पर बिट कॉस्ट है वो उसको मेन कोशिश होती है कि पर बिट कॉस्ट इसकी कम हो, क्योंकि ज्यादा स्पेस यहाँ पर स्टोर रखते हैं। फिर तीसरी जो चीज आती है, तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरी जो चीज आती है वो है यानी ये आपके रैम और कैशेज और रैम हो गए। तीसरे लेवल पे सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं। सेकेंडरी स्टोरेजेस यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रजिस्टर वाली टेक्नोलॉजी यूज करें या हम कैशे वाले या रैम वाली टेक्नोलॉजी यूज करें तो इतने बड़े स्पेस को या इतनी बड़ी बिट्स को स्टोर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट यानी मतलब कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका जो मैकेनिज्म है, इनका मटेरियल और इनका जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों रजिस्टर और रैम वाली टेक्नोलॉजी और मटेरियल से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि पर बिट जो आईसी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज की जो हायरार्की है वो डिफाइन की जाती है। अब यहाँ पर रजिस्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? रजिस्टर्स आपके वोलेटाइल होंगी,
पहली प्रॉपर्टी वोलेटाइल होगी। इसका मतलब यह है कि जब भी हम पावर ऑफ हो जाए तो इसका डेटा इरेज हो जाएगा। इसका फायदा क्या है कि अगर हमारे यहाँ रजिस्टर पर डेटा मतलब इरेज ना होता तो हम बार बार इसको राइट नहीं कर पाते। इसी तरह रैम बॉडी वोलेटाइल है। अच्छा, रजिस्टर की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत फास्ट होती है, इसका जो स्पीड है ये बहुत फास्ट है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये पर बिट जो कॉस्ट है एक्सपेंसिव है। और जहां तक रैम है या कैशेस हैं तो इनकी पर बिट कॉस्ट ये भी वोलेटाइल है। और इनके जो यहाँ पर भी हम मतलब चूंकि जो भी डेटा हम हार्ड डिस्क से उठाते हैं या सीपीयू से हमारा डेटा आता है वो मेमोरी में ही आता है। अब मेमोरी अगर एक दफा ये अगर डंप हो जाए यानी इसको आप मतलब स्टोर करना शुरू कर दें तो ये डंप हो जाएगा और उसमें बार बार आप रीड यानी राइट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये इसका भी वोलेटाइल होना लाजमी है। इसी तरह ये प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स है उनके मुकाबले में तो ये स्लो है, लेकिन बाकी सेकेंडरी स्टोरेजेस के मुकाबले में फास्ट है। और इसका जो पर बिट कॉस्ट है ये रजिस्टर वाले पर बिट कॉस्ट से कम है। तो इसको हम कहते हैं कि पर बिट इकोनॉमिक रिलेटिवली इकोनॉमिक है, यानी बनिस्बत किसके प्रोसेसर यानी रजिस्टर के प्रोसेसर के रजिस्टर्स की। और यहाँ पर ये बात ये जो पर बिट कॉस्ट क्यों कम है कि यहाँ पर एक बिट को स्टोर करने के लिए कम ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, एक या दो ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। और इन केस ऑफ जो डायनेमिक रैम है जिसको मतलब डायनेमिकली आप रिफ्रेश करते हैं तो उस केस में फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पर रजिस्टर के मुकाबले में पर बिट जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो उनकी तादाद कम होती है, तो इसीलिए इनकी कॉस्ट कम होती है। जहाँ तक सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं ये डिफरेंट मटेरियल ऑप्टिकल मटेरियल से मैग्नेटिक मटेरियल से बनती हैं और इनका पर बिट ये नॉन वोलेटाइल है, यानी ये परमानेंट रहती हैं, उसको आप जब डिलीट करते हैं। अच्छा, यूजर आराम से जो प्रोग्रामर या जो भी क्लाइंट है वो आसानी से इसका डाटा रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो नॉन वोलेटाइल है और स्लोअर है मेमोरी और रजिस्टर से। और पर बिट जो कॉस्ट है ये इकोनॉमिक है। इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपस में इनकी कंपैरिजन किया जा सकता है कि पर बिट कॉस्ट के हवाले से। लेकिन अगर इसको रैम या कैशे की टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर लें तो पर बिट कॉस्ट कम है और रजिस्टर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये थी रजिस्टर्स के बारे में यानी स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में और ये उसकी हायरार्की है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है कि अच्छा इसमें एक फैक्टर है स्पीड का और उसके लिए कैशिंग या कैशेस की जरूरत होती है। अब उस स्पीड को कैसे रिलेट करते हैं या कैसे उसको आपस में ओवरकम करते हैं कि लेट सपोज हमारा जो रजिस्टर है
ये इसकी स्पीड है तकरीबन, लेट्स हम एज्यूम करते हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज रजिस्टर को रिफ्रेश करने की या रीड राइट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज है, यानी 1 डिवाइड बाय 1 गीगा, ये तकरीबन बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 गीगा में तकरीबन कितने जीरोस होंगे? 6 जीरोस होते हैं, 6 नहीं 9, गीगा में 6। अच्छा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 0.001 माइक्रोसेकंड्स, इसका जो पीरियड होगा वो 0. यानी हर 0.01 यानी 1 माइक्रोसेकंड का 1000वां हिस्सा टाइम में ये अवेलेबल हो सकता है कि इसको आप मतलब रीड कर लें या राइट कर लें। इतनी टाइम में, इतनी फास्ट अगर इसको आप रीड राइट करें तो ये मतलब अवेलेबल होता है, यानी ये इसकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। इसके मुकाबले में कैशेज या रैम ये बहुत इसके मुकाबले में स्लो है। लेट सपोज हमारे लेवल 1 पे कैशे है और उसकी जो स्पीड है या उसकी जो मतलब फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम, वो तकरीबन हम एज्यूम करते हैं कि 100 मेगाहर्ट्ज। अब 100 मेगाहर्ट्ज, इसके लिए अगर पीरियड हम निकालें तो ये तकरीबन बन जाएगा, यानी 100 मेगाहर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज बनता है। तो 0.01 माइक्रोसेकंड इसका पीरियड होगा। अब हम ये अगर दोनों आपस में कम्युनिकेट करें तो ये जो कैशे है ये इसको हम लेवल 1 कैशे, लेवल 1 कैशे अगर हम इसको रीड या राइट करना चाहें तो ये तकरीबन हर 100वां हिस्सा, 1 माइक्रोसेकंड के 100वें हिस्से के टाइम के रेट्स या उस पीरियड से अगर हम इसको रीड या राइट कर लें तो ये अवेलेबल हो सकता है। अगर हम इसको कंपेयर कर लें रजिस्टर के 1000वें माइक्रोसेकंड के 1000वें हिस्से वाले पीरियड से, तो यानी तकरीबन ये 10 टाइम्स डिफरेंस है इनका। तो हम अगर ओवरऑल हमारी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो क्लॉक स्पीड है उसको हम एज्यूम करते हैं, यानी मतलब उसको अगर हमारे पास इसी पीरियड से है, उसकी जो पीरियड और रजिस्टर वाली पीरियड सेम है, यानी 1 क्लॉक साइकिल, अगर हमारे यहाँ 1 क्लॉक साइकिल हमारे यहाँ 1 गीगाहर्ट्ज है, यानी 1 क्लॉक साइकिल का जो पीरियड है वो 0.001 माइक्रोसेकंड है। ये हमारा बेसिक यूनिट होगा, यानी ये हम अब फेयरनेस कायम करने के लिए कि हम आपस में इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम ये मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। तो अब हमने क्या करना होगा कि हमने 0.01 माइक्रोसेकंड बाद, यानी इस पीरियड से हम लेवल 1 कैशे को रीड राइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 10 क्लॉक साइकिल्स बाद, 10 क्लॉक साइकिल्स बाद हम लेवल 1 कैशे को रीड या राइट कर सकते हैं। इसी तरह सेम मैकेनिज्म लेवल 2 कैशे के लिए होगा, सेम मैकेनिज्म लेवल 3 कैशे के लिए। यानी ये डिफरेंस जहन में रखे
कि हमारे यहाँ यूनिट है, बेसिक यूनिट जो टाइम का है वो क्लॉक साइकिल का पीरियड है, और इसी की बेस पे हम अगर रजिस्टर कम्युनिकेट करता है, एक बिट भेजता है, यानी एक बाइट भेजता है मेमोरी की तरफ, तो उसमें ये चीज जहन में रखनी होगी, यानी मतलब ये जो स्पीड की जो कोहेरेंस है ये बरकरार रखनी होगी कि रजिस्टर ने यानी हर 10 क्लॉक साइकिल्स बाद लेवल 1 कैशे को रीड या राइट करना होगा, और फिर उसके बाद यानी मतलब अगर लेवल 2 कैशे आपका 10 टाइम स्लोअर है लेवल 1 कैशे से, तो 100 क्लॉक साइकिल्स बाद वहां पर आप लिख सकते हैं यानी डेटा भेज सकते हैं। इसी तरह 10,000 क्लॉक साइकिल्स बाद आप लेवल 3 कैशे को आप डेटा यानी मतलब सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मेमोरी उससे फिर 10 टाइम स्लोअर है तो फिर ये आपका बनता है 10,000 टाइम्स 10,000 क्लॉक साइकिल्स के बाद आप मेमोरी को डेटा राइट करवा सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म था कि हम इस स्पीड के डिफरेंस को कैसे मैनेज करते हैं, इसको कैसे कंपेंसेट करते हैं। इसके बाद जो जिक्र है वो है हमारे यहाँ कुछ डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की कम्युनिकेशन या जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें डेटा कम डेटा हम सीपीयू की तरफ या मेमोरी की तरफ भेजते हैं बाकी तमाम डिवाइसेस से बनिस्बत हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क से हम बहुत ह्यूज अमाउंट्स में डेटा भेजते हैं। अब उस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा उसमें अगर हम बाइट बाय बाइट या वर्ड बाय वर्ड हम सीपीयू टाइम लेना चाहें यानी वो इंटरप्ट जनरेट करना चाहें तो ये बहुत ज्यादा इंटरप्ट्स आ जाएंगे। अगर हमारे यहाँ हमने 1 GB का डेटा मेमोरी में भेजना है और हर 1 गीगाबाइट, अगर हर बाइट के ऊपर हमने एक इंटरप्ट जनरेट करना है, हार्ड डिस्क ने एक इंटरप्ट जनरेट करना है, तो उसमें हमारे पास तकरीबन 1 गीगाबाइट के लिए 1 गीगा इंटरप्ट्स आ जाएंगे कि वो एक्नॉलेज करेगा और मतलब ये सारा कुछ करेगा कि सीपीयू को बताएगा कि मैंने डेटा ट्रांसफर करना है। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए जिसमें एक ब्लॉक है, लेट सपोज एक ब्लॉक 1 गीगाबाइट का है, तो उसके स्टार्ट में आपस में कम्युनिकेशन हो जाए प्रोसेसर और हार्ड डिस्क का, और उसके बाद यानी इंटरप्ट जनरेट हो जाए, और जब वो कंप्लीट हो जाए ट्रांसफर मेमोरी की तरफ तो उसके बाद फिर एक और इंटरप्ट जनरेट हो जाए कि मैंने ये काम कंप्लीट किया, डेटा मैंने ट्रांसफर किया हार्ड डिस्क से रैम की तरफ। तो उससे ये फायदा होगा कि आपको 1 बिलियन या 1 गीगा इंटरप्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे ये यहाँ पर ये मैकेनिज्म शो किया गया है डायरेक्ट मेमोरी, इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे यहाँ टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर, यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी आर्किटेक्चर। हमारे यहाँ हम 2 टर्म अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो यानी आईओ डिवाइसेस, प्रोसेसर्स, मेमोरी, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसी होती है, उनके इंटरनल क्या मैकेनिज्म्स हैं, वो तमाम चीजें वो आपस में लिंक्ड कैसे हैं। तो ये तमाम मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन में आता है। जहां तक बात है कि उसकी यानी वो आपस में लिंक तो हैं लेकिन कितनी लिंक्ड है, ठीक है, यानी कितने डिवाइसेस हैं, कितने मतलब प्रोसेसर्स हैं, कितने आपके प्रोसेसर के अंदर कितनी एलयूज हैं, ये तमाम चीजें इनकी डिस्कशन कहते हैं आर्किटेक्चर में ये आता है। और वो उनके अंदर एल्गोरिथम्स क्या यूज हुए हैं, उनके अंदर मैकेनिज्म क्या यूज हुए हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा और कितने यूज हुए हैं, ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर कहलाएगा।
इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शन किस किस्म के हैं। आया हमारे यहाँ आईओ के साथ इंटरेक्शन के लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर मेमोरी के साथ इंटरेक्शन के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और इनकी विड्थ कितनी है हर एक इंस्ट्रक्शन की, 2 बाइट है, 1 बाइट है, 3 बाइट्स हैं, या उससे भी ज्यादा है। तो उसी के लिहाज से ये पूरी इनकी स्टडी को आर्किटेक्चर कहेंगे। हमारे यहाँ जो पहले पुराने सिस्टम होते थे वो सिंगल पर्पस प्रोसेसर या मतलब सिंगल प्रोसेसर होते थे, हर एक सिस्टम के अंदर एक ही प्रोसेसर होता था। अब सिंगल प्रोसेसर में इशू ये होता था कि जो कि हमारी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर की अपडेशन या ग्रोथ वो बहुत हेवीली मतलब इंक्रीज हो रही है। अब इस इंक्रीज की वजह से मसला क्या बना कि प्रोसेसर सिंगल प्रोसेसर पे लोड बढ़ गया। अब उस लोड को ओवरकम करने के लिए हमारे मल्टीपल प्रोसेसर्स आ गए। अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर के लिहाज से जो एप्लीकेशंस हैं वो उनमें मल्टी थ्रेडेड और एक टाइम पे मल्टीपल काम करने वाले एप्लीकेशंस बन गए। जैसे आजकल हम MS वर्ड को देखते हैं तो उसमें वो स्पेल चेकिंग भी कर रहा होता है, आपकी टाइपिंग के लिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी काउंट कर रहे हैं या नंबर ऑफ वर्ड्स भी काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस चल रहा है और उसके अंदर ये एप्लीकेशन, ये एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। अब इन थ्रेड्स ने कहां पर एग्जीक्यूट होना है? अगर सिंगल प्रोसेसर हो तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, क्योंकि वो सीक्वेंशियली उसमें काम करता है। अगर मल्टीपल प्रोसेसर हो तो ये जितने भी थ्रेड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसर को असाइन हो सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर्स का ये फायदा है। तो इसको हम टाइटली कपल्ड सिस्टम्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सेम मेन बोर्ड पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। इसके फायदे क्या हैं कि पहले जैसे जिक्र हुआ कि थ्रूपुट को इंक्रीज करता है, यानी एक प्रोसेसर में एक काम अगर 1 घंटे में करना है तो वही काम ये हो सकता है अगर 2 प्रोसेसर वाला सिस्टम है वो मतलब 1 घंटे से कम वाले कम टाइम में ये कर ले। दूसरी बात है इकोनॉमी ऑफ स्केल की एक प्रोसेसर आपके पास है, उसके साथ जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वही पेरिफेरल डिवाइसेस आपके मल्टीपल यानी 2 प्रोसेसर या 3 प्रोसेसर या 4 या 10 हैं, उनके साथ भी वही प्रोसेस जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वही कनेक्ट होंगी, वही मेमोरी, वही सारी चीजें होंगी। तो उससे ये पता चलेगा कि 100 प्रोसेसर्स के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो एक प्रोसेसर के लिए आपका कि वही रिक्वायर्ड थे पहले। तो इसी तरीके से ये इकोनॉमिक स्केलिंग आप करते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो उस पर कमी आ जाती है, मतलब उसको जो कॉस्ट है कम हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद है रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। आपका अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं तो उसमें अगर आपका एक या 2 प्रोसेसर खराब हो जाएं, अगर 8-10 प्रोसेसर हैं तो उसमें उनके लिए क्या होगा, उन पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये जो खराब प्रोसेसर है वो उनका काम बाकी प्रोसेसर्स ले सकते हैं। तो इस मैकेनिज्म कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, यानी मतलब आपके पास कोई हिस्सा या कोई प्रोसेसर खराब हो गया लेकिन उसका ओवरऑल आपका यानी आपका सिस्टम काम करेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसको ग्रेसफुल डिग्रेडेशन कहते हैं। दूसरा है उसे फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं या फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, कि अगर कोई प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर कोई प्रोसेसर खराब भी हो जाए तो अपने आप को टॉलरेट करता है, वो उस इश्यू को सॉल्व करता है खुद, यानी उसको अपने आप को मैनेज करता है। तो उसके लिए उस सिस्टम को कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम। फिर इसके 2 टाइप्स हैं, एक है एसिमेट्रिक, दूसरा है सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में हमारे यहाँ मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, उनमें एक प्रोसेसर एज गवर्नर काम करेगा, बाकियों को टास्क असाइनमेंट के लिए ये सारा काम करेगा। जहां तक यानी वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला काम है वो एक डेडिकेटेड प्रोसेसर कर रहा है। दूसरे सिमेट्रिक में यही काम, ये जो मैनेजमेंट वाला या गवर्निंग वाला काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है,
और प्रोसेसर्स, तमाम जितने प्रोसेसर्स हैं वो अपने अपने काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर या स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायग्राम है सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर्स की। हर एक प्रोसेसर, हमारे यहाँ पर 3 प्रोसेसर्स हैं जिसके अंदर अपना रजिस्टर बैंक और कैशेस वगैरह हैं, और ये तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, यानी एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। इसमें इश्यूज आते हैं, वो उसमें पहला इशू है कैशे कोहेरेंस का है कि अगर आपके पास 3 इंस्ट्रक्शंस हैं एक सीक्वेंस में और 3 इंस्ट्रक्शन 3 प्रोसेसर्स ने उठा लिए। एक इंस्ट्रक्शन है लेट्स सपोज a + b = c, दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक इंस्ट्रक्शन आपका है a + b = c, दूसरा इंस्ट्रक्शन है c + d = e, और तीसरा इंस्ट्रक्शन है e + f = g। अब ये तीनों इंस्ट्रक्शंस 3 प्रोसेसर्स को आपने पैरेलल में दे दिए। अब a और b = c, ये तो काम कर लेगा, ये अपना रिजल्ट c अचीव कर लेगा और मेमोरी को स्टोर करवा देगा। लेकिन अब c + d जो है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, दूसरे प्रोसेसर ने इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो इसको d तो अवेलेबल है जो इनपुट है इसके लिए, लेकिन c के लिए ये पहले इंस्ट्रक्शन का वेट करना चाहिए इसको। यानी पहला प्रोसेसर जब तक c का रिजल्ट अचीव नहीं करता, राइट नहीं करता या स्टोर नहीं करता या राइट बैक नहीं करता, तब तक इसने इस c को मेमोरी से नहीं उठाना। अगर ये उठाएगा भी तो गलत वैल्यू होगी। तो इसीलिए इसमें मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स में ये इश्यूज आते हैं। फिर तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसने वेट करना है, या तीसरा प्रोसेसर ने वेट करना है कि इसके पहले, यानी कि वो ई का रिजल्ट जनरेट हो जाए। तो इस तरीके से ये इश्यूज आपके इन सिस्टम्स में आ सकते हैं। फिर इसके बाद ये एक डुअल कोर सिस्टम है। अब यहाँ पर 2 कोर्स हैं, यानी 2 अब मल्टीपल प्रोसेसर्स और मल्टीपल कोर्स में डिफरेंस क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसर में मल्टीपल आईसीज होती है, मेन बोर्ड सेम होता है, आईसीज मल्टीपल डिफरेंट होती हैं। लेकिन कोर्स में एक आईसी पे मल्टीपल प्रोसेसर, यानी हर एक प्रोसेसर को कोर कहते हैं। यानी आईसी ओवरऑल आईसी सेम है, उसमें उसके अंदर 2 डिजाइन्स हैं, 2 सेपरेट डिजाइन्स हैं, तो उनको कोर्स कहते हैं। तो मल्टीपल कोर्स में आपकी आईसी एक होती है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो डिजाइन्स हैं वो एम्बेड होते हैं, डिजाइन होते हैं, और वही मैकेनिज्म बाकी वही मल्टीपल प्रोसेसर वाला है। लेकिन ये जो कि सेम आईसी पे हैं तो आपस में इनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी फास्ट होती है बनिस्बत मल्टीपल प्रोसेसर्स के, और ये स्पेस भी कम घेरती हैं, तो इसका यानी एनर्जी कंजम्पशन भी इसकी कम होती है। यानी वो उसके लिए आपने अलग आईसीज बनाई हैं, और अलग आईसीज को ज्यादा यानी मतलब आपने आपका जो सेमीकंडक्टिंग या जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें ज्यादा है, तो उसी लिहाज से ज्यादा मतलब उसको एनर्जाइज करने के लिए ज्यादा चार्ज चाहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, अभी हम वाइंड अप करते हैं।